हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गेट सक्सेस में, जिसमें आज हम बात करेंगे 2011 के सीटेट के पेपर वन की, जिसमें कि जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर वन में सीडीपी में 30 क्वेश्चन, वो 30 के 30 क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा इस कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर पर शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। तो मतलब प्राइमरी लेवल पर एक टीचर के लिए सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है कि उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ की पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्राइमरी के टीचर के लिए, क्योंकि बच्चों की एक्टिविटी ऐसी होती है जिसे अच्छे अच्छे टीचर भी अपना पेशेंस खो देते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टीचर के अंदर पेशेंस होनी चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पहला वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं पर भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या फिर सामूहिक पठन करते हैं। कुछ जो है क्या होता है कि चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। अब इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा बेहतर है। तो सबसे बात बेहतर क्या होगा कि एक टीचर है, सबसे बड़ी चीज़ की टीचर की क्लासरूम है। टीचर का जो मन करेगा, जैसे मन करेगा, अपने बच्चों की भलाई के लिए ही सारे काम करते हैं। तो फिर इसमें क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन कहता है अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें, मतलब उनकी जगह ही बदल दें। या फिर अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के लिए समस्या के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन कहता है अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए या फिर अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। तो देख लीजिए, सबसे पहली चीज़ कि टीचर जो है अपने सभी बच्चों को स्वतंत्रता का फील करवा रहा है, उनको जो है सामूहिक पाठन में, ताकि वो बिल्कुल भी चर्चा में अपने आप को, अपनी बात को व्यक्त करने में कठिनाई का अनुभव ना करे। इस वजह से टीचर वो ऐसा कर रहा है। तो अगर अभिभावक को समस्या होती भी है तो एक बार वो क्या करेगा, शिक्षक पर पहली चीज़ तो उसको विश्वास व्यक्त करना चाहिए। अगर मान लो कुछ समस्या होती भी है अभिभावक को, तो क्या करना चाहिए कि शिक्षक के साथ समस्या पर डिस्कस कर ले एक बार से, ताकि अभिभावक भी संतुष्ट हो जाए और उसके मन में कोई डाउट ना रहे बच्चे के लिए। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के बारे में विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो वो कौन सी अवस्था होती है। सबसे बड़ी चीज कि वो कौन सी अवस्था है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तार्किक रूप से जब वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन कर रहा है, तो ये हमारी अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। थर्ड वाली स्टेज होती है जीन पियाजे की, जो कि अवस्था है हमारी 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है। 12 वर्ष तक बच्चा होता है। इसमें बच्चा जो है तार्किक रूप से वस्तुओं के बारे में चिंतन या फिर प्रारंभ कर देता है। संवेद, सबको पता है ये जीन पियाजे की जो चारों स्टेजेस लिखी गई हैं, चारों की चारों स्टेजेस हैं जीन पियाजे की, जिसमें हमारी संवेदी प्रेरक अवस्था ये 0 से 2 वर्ष तक की होती है। इसके बाद दूसरी वाली हमारी आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें 2 से 7 वर्ष तक के बच्चे आते हैं। फिर आती है हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें कि 7 से 12 वर्ष तक के बच्चे होते हैं। फिर आती है हमारी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तो जिसमें कि 12 से ऊपर के बच्चे, 12 से 16 साल या फिर उससे भी ऊपर के बच्चे कह दिए जाते हैं। जीन पियाजे के ये स्टेजेस थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मन का मानचित्रण संबंधित है। तो मन का मानचित्रण हमारा किससे संबंधित है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है ये। मन का मानचित्रण मतलब माइंड मैपिंग। हमारे मन में किसी भी चीज़ को लेकर के जो हम अपने मन में चित्र बना लेते हैं, कोई धारणा बना लेते हैं, इसका क्या मतलब है। तो क्या साहसिक कार्यों की योजना से है, मन का चित्र बनाने से है, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से है, या फिर बोध या समझ बढ़ाने की तकनीकी से है। तो मन के मानचित्रण का मतलब यही है, मन का चित्र नहीं बनाना है, बल्कि ये है कि मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, कि हम अपने मन से किसी भी चीज़ के बारे में, किसी एक्टिविटी के बारे में क्या सोच रहे हैं, तो इस चीज़ के अपनी धारणा उसको लेकर के। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि विशेष रूप से
विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? तो विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर सिखाने का सबसे बेहतर तरीका है कि पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है कि महंगी या चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करें, सरल व रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करें, कहानी या कथन विधियों का प्रयोग करें, या फिर क्षमता के अनुसार विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करें। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर मान लो हमारी क्लास में महंगी चमकदार वस्तु का बिल्कुल प्रयोग निषेध है, मतलब कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी बच्चे सभी महंगी सामग्री का प्रयोग नहीं कर सकते हैं और ये पैसे की सिर्फ बर्बादी है। सबसे अच्छा तरीका ये होता है विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर कि आप जो है जिस अकॉर्डिंग बच्चे हैं अपनी शिक्षण मेथड को, अपनी टीचिंग मेथड को और ज़्यादा इम्प्रूव करो, और हर क्लास के अकॉर्डिंग, बच्चों के अकॉर्डिंग अगर आप उसको जितना परिवर्तित करोगे, जितना बच्चों के लेवल पर उतर करके उनको समझाओगे, तो वो उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? क्रिएटिविटी को कौन सा इन चारों ऑप्शन में कौन सबसे ज़्यादा इम्प्रूव करेगा? तो फर्स्ट वाला ऑप्शन है हमारा, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग करना, या फिर अच्छा शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। तो सबसे बड़ी चीज़ की सृजनात्मकता को पोषण करना है, तो मतलब उनके अंदर कुछ ना कुछ स्किल बढ़ानी है। तो हम क्या करेंगे, उनके अंदर की जितनी भी प्रतिभाएं हैं, जितनी स्किल्स हैं उनके अंदर, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने का अवसर दिया जाएगा कि वो जो भी काम करना चाहते हैं उसको सही से करें, स्कूल में मदद लें। तो मतलब उनके अंदर जितनी भी स्किल हैं वो अब निखारें उस चीज़ को। तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस तरीके से हम विद्यार्थियों के सृजनात्मकता को बढ़ा सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं चीज़ों को। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहता है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है वो भी पूछ लीजिएगा। कैसा लगा ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पियाजे के अनुसार, देखिए पियाजे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए। ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम जो 31 जनवरी को है या फिर सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं की, देखो बात कर रही है किसकी, अमूर्त संकल्पनाओं के, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात की जा रही है, के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। तो जब भी अमूर्त संकल्पनाएं हमारी आ जाएंगी तो फिर हमारा कौन सी वाली स्टेज, चौथी वाली स्टेज, 12 वर्ष या 12 वर्ष से ऊपर की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे ने अमूर्त संकल्पनाओं पर चिंतन करने के बारे में अपनी चौथी वाली स्टेज में बताया था। लेकिन अगर मूर्त संकल्पनाओं पर चिंतन करने की बात करता है तब हम डी वाला ऑप्शन टिक करते। अमूर्त कह रहा है इसलिए हमारा पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देख सकते हैं कि पियाजे पर 2 क्वेश्चन एक ही पेपर में पूछ लिए गए हैं। चलेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, सीखना कब हमारा समृद्ध होगा? पहला ऑप्शन कहता है कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं का अपेक्षित ध्यान दिया जाए, या फिर वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे, तो देखो क्वेश्चन दूर से ही आराम से ही समझ में आ जाता है कि सीखना कब समृद्ध होगा, कब हम बेहतर सीखेंगे, जब भी हमारे जो है वास्तविक दुनिया से जो चीज़ें बच्चा जानता है वही चीज़ें आप अगर उठा करके लेकर के आते हो, उनको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हो, तो वो चीज़ों को अपने डेली लाइफ से जल्दी से कोरिलेट कर लेते हैं। तो इसलिए डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। इसी से बच्चा जो है सीखने में समृद्ध होगा कि वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए और जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस पर अपनी प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? तो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, किसको नहीं मानना है वो बताना है। तो क्या सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, क्या सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है, ठीक है,
शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र संस्था है जहाँ पर अधिगम प्राप्त होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में निगेटिव पूछा गया है कि सीखने की प्रक्रिया की विशेषता कौन सी नहीं है। तो सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, कुछ ना कुछ हमारा एम होता है तभी हम कोई भी चीज़ सीखते हैं। अनलर्निंग का मतलब ये है जैसे मान लो नहीं भी सीख रहे हैं तो वो भी एक प्रकार की सीखने की प्रक्रिया ही है। ठीक है। इसके अलावा ये डी ऑप्शन में लिख रहे हैं कि सिर्फ क्या स्कूल कॉलेजेस यही होते हैं जहां पर हमारा अधिगम होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं है, इसलिए हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। अगर नहीं समझ में आता है कॉमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो समझ में आता है, पसंद आता है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है, 5वीं कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थी 5वीं कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थी, 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए, के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य द्रव्य तो इनका प्रयोग करें, के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, या फिर को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। तो सबसे पहले बात तो यही पता है कि बच्चा कैसा है, 5वीं क्लास का है, उसके अलावा दृष्टिबाधित है। ठीक है, बच्चा कैसा है, 5वीं कक्षा का है और दृष्टिबाधित है। और जब दृष्टिबाधित है इसका मतलब क्या है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है, उसके लिए हम ब्रेल मेथड का भी प्रयोग कर रहे हैं अगर नहीं दिखाई देता है तो, या फिर हम उसको जो है उसके साथ में कुछ शिक्षण विधियां एक्स्ट्रा उसके साथ ऐड की जाएंगी, और इसके साथ में कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से, मतलब उसके अकॉर्डिंग, ताकि उसके लेवल पर चीज़ों को समझाना चाहिए। तो यहाँ पर जो है बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो ज़रूर से आप पूछ लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम केवल 15 ही क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के 15 क्वेश्चन करेंगे। अगर ये समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स पे लिख करके जरूर बताइएगा, तो फिर आपके आगे के 15 क्वेश्चन भी आ जाएंगे। एक मिनट, चलो फिर देखते हैं, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है। क्वेश्चन में ये जरूर से देखना है कि क्या पूछा गया, नहीं यहाँ पर लिख दिया है कि कौन सी नहीं है। तो क्या पहला ऑप्शन कहता है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, संगति की आवश्यकता, या फिर सामाजिक अनुमोदन और सराहना की आवश्यकता। तो बच्चे की सामाजिक आवश्यकता क्या है, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के लिए बाकी चीजें तो सही लग रही हैं कि संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता होनी चाहिए, संगति की भी आवश्यकता होगी, तभी तो उसका सामाजिक विकास होगा। इसके अलावा सामाजिक सराहना भी बच्चे को चाहिए होता है, रीइंफोर्समेंट चाहिए होता है बच्चे को। लेकिन इस बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना, ये बिल्कुल भी यहाँ से मैच नहीं करता है और निगेटिव आंसर पूछा गया है, इसलिए बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 11 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ये वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन, वह कौन सा स्थान है जहां पर बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो सबसे बेहतर तरीके से क्वेश्चन पे ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, संज्ञान की बात कर रहे हैं, मतलब पियाजे का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाता है। संज्ञान की बात कर रहे हैं, बुद्धि की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ खेल का मैदान तो हो नहीं सकता है। सभागार तो यहाँ पर ज़्यादा काम नहीं करेगा, घर भी ठीक है, लेकिन अगर हम विद्यालय और कक्षा वातावरण दोनों चीज़ें हैं उपलब्ध यहाँ पर, तो फिर हम अपने संज्ञान को, बुद्धि को बेहतर बना सकते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण जो है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बेहतर बना सकते हैं। तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कहता है, 13 है कि डैश को अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। किसको अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है, कि क्या शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य, कि सिर्फ टीचर जो है बच्चे की सारी समस्याओं को सॉल्व कर दे, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कि बच्चे जो है क्लास में प्रश्न पूछ रहे हैं, कक्षा में एकदम खामोशी हो कि ना टीचर बोल रहा हो ना बच्चे बोल रहे हो, या फिर टीचर सिर्फ आकर के बोर्ड पे लिख दे रहा हो, बच्चे सिर्फ नोट कर रहे हो उसे, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, की अगर क्लासरूम में बच्चे ज़्यादा बैठे हैं तो फिर वो अभिप्रेरित मोटिवेटेड टीचिंग है। तो मतलब एक मतलब बहुत ही अच्छी क्लासरूम किसको कहा जाएगा, एक अच्छा शिक्षण किसको कहा जाएगा, अभिप्रेरित शिक्षण किसको कहा जाएगा, जब टीचर और बच्चे आपस में पार्टिसिपेट कर रहे हो, मतलब कि विद्यार्थी क्लास में प्रश्न पूछ रहा हो और टीचर उसका आंसर कर रहे हो, वो है हमारी अभिप्रेरित शिक्षण। ऐसा नहीं कि बिल्कुल शांति से सभी लोग बैठ करके काम कर रहे हो, बच्चों को कुछ समझ में ना आया हो, बस वो शांति धारण किए हो। तो अगर बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं वो है हमारी अभिप्रेरित
हित शिक्षण। ठीक है, मतलब उनकी विचारों का टीचर सुन रहा है बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कहता है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। बुद्धिमान बच्चे का लक्षण कौन सा नहीं है, फिर से ध्यान देना है। ये तीसरा क्वेश्चन है जिसमें कि नहीं पर ध्यान देना है, नहीं पूछा गया है, निगेटिव चीजें पूछी गई हैं। वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, वह जो एक नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, या फिर वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। तो बिल्कुल बात सही है, डी वाला ऑप्शन बुद्धिमान बच्चे का लक्षण बिल्कुल नहीं है। जो फटाफट से सारी चीजों को रट लेता हो तो ये बुद्धिमान नहीं है, ये तो फिर रटने वाली चीजें हो गई। इसके अलावा ये सारी बुद्धिमान बच्चों की विशेषता लिख दी है इन्होंने कि वह जो प्रवाहपूर्ण और उचित तरीके से संप्रेषण करता हो, अमूर्त रूप से सोचता हो, या फिर नए परिवेश में स्वयं को समायोजित करता है, ये है हमारे बुद्धिमान बच्चों की विशेषता। लेकिन जो रटता हो वो बिल्कुल विशेषता नहीं। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहेगा आज का लास्ट क्वेश्चन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। आगे के 15 क्वेश्चन के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए कि ये वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा आगे की वीडियो कंटिन्यू करनी है, आगे के क्वेश्चन या फिर नहीं। तो और अगर समझ में आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। ये किसने कहा, ये स्टेटमेंट। तो सबसे पहले ध्यान देना है, क्या समझ की बात कर रही है, समझ से संज्ञान की बात करी जा रही है। तो ऐसा स्टेटमेंट जो है किसका है, पावलोव का है, कोहलबर्ग का है, स्किनर का है, या पियाजे का है। तो ये वाला स्टेटमेंट सिर्फ पियाजे के द्वारा दिया गया है, जिसमें कि पियाजे ने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहा है, नन्हा वैज्ञानिक कहा है, और बच्चे जो है अपनी दुनिया में जो है अपनी ज्ञान का सृजन खुद स्वयं करते हैं। तो ये सब सारे स्टेटमेंट पियाजे के द्वारा दिए गए हैं। तो ये वाला बिल्कुल सही है। इन्होंने ही संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी दिया है। और अगर सर्वप्रथम नैतिक विकास की बात किसने की थी, तब भी हमारे पियाजे साहब का ही नाम आता है। तो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।